के नौजवानों, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरे बच्चों। आज की इस गुरुवार की वेला में, पावन वेला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके अपने बेहतरीन बैच, आपके अपने प्यारे बैच, आपके अपने यकीन बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा हूं मैं बेटा, आप सभी लोग कैसे हैं। माट साहब बिल्कुल ठीक है, तबीयत तबीयत काफी ठीक है। काफी ठीक मतलब बिल्कुल ठीक है। आवाज में थोड़ी लर्जराहट है, थोड़ी खरखराहट है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है आप लोगों की दुआ से। एकदम बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो आप लोग। लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल ऑफ यू। ढेर सारा प्यार। तबीयत मस्त, एकदम झकास, एकदम बेहतरीन। आप सभी लोग कैसे हैं। अगर बिल्कुल बेहतरीन है तो चैट बॉक्स में एक बार अपने अपने प्यारे दिलों की बारिश कर दीजिए। अपने प्यारे दिलों की बारिश कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। आपके दिलों की बारिश से देख करके मुझे यह समझ आ जाएगा कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं, जबरदस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। बताओ बताओ बताओ, बता दो एक बार चैट बॉक्स में दिलों की बारिश करके कि आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन हैं और माट साहब की आवाज साफ साफ दिखाई दे रही है और मैं सुनाई दे रहा हूं। मेरी वीडियो सुनाई दे रही होगी और वीडियो दिखाई दे ऑडियो दिखाई दे रही होगी ना। आवाज दिखाई दे रही होगी। और वीडियो सुनाई दे रही होगी। सभी डॉक्टरों का मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम है। मैं बहुत ही बेहतरीन हूं, आप सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हैं। क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी बेटा। एक बार फिर से रिफ्रेश बटन दबा लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। जब लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लेना चाहिए। जीवन में इस तरह की परेशानी जब आए तो एक बार रिफ्रेश बटन जरा दबा के जरूर चेक कर लेना चाहिए। यस, गला भी ठीक है बेटा, गला भी उदित नारायण की तरह हो चुका है थोड़ा थोड़ा। उदित जी थोड़ा थोड़ा वापस आ चुके हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। आज की कक्षा शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले, एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले कुछ दिनों से एनिमल टिश्यूज की बात चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से एनिमल मॉर्फोलॉजी की बात चल रही थी। फ्रॉगेंद्र बाहुबली के बारे में हमने पढ़ा, श्रीमान पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे। हम बात कर रहे थे कि एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन किनसे बना हुआ है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग जो होते हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, और इन्हीं सेल्स ने ग्रुप होकर के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करा है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करा है, और टिश्यूज ने ऑर्गन बनाया है, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया है। मतलब हमारा ये जो शरीर हम देख रहे हैं, ये बहुत सारे ऑर्गन्स से और बहुत सारे ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से और एक एक टिश्यू बहुत सारी सेल्स से बना हुआ है। हर एक सेल के अपने यूनिक फंक्शन होते हैं, हर ग्रुप ऑफ सेल्स के अपने यूनिक फंक्शन होते हैं। तो हमने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया है। हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें समझ आ गया है तो अब हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली है अगले चैप्टर की तरफ। ह्यूमन फिजियोलॉजी की कहानी शुरू होने वाली है और आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर से 2 से 3 सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर में से हमें पढ़ना है क्या, हमें हर चैप्टर को इन डेप्थ पढ़ना है। हर वो बात जाननी है जो सारे कंसेप्ट्स को हमारे खोल के रख देगी, हमारे सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करके रख देगी, सारी तह तक जाना है। अगर हमें अभी तक सरफेस की नॉलेज है तो अब हम तैराकी करने वाले हैं गहराइयों में।
एक ऐसी मछली, ऐसे गोताखोर की तरह हमें समंदर की गहराइयों में जाना है कि हमें हर एक चीज धीरे धीरे दिखाई देने लगेगी, समंदर की ब्यूटी हमें दिखाई देने लगेगी। यस, समरी लेक्चर मिलेगा बेटा जी, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो इस चैप्टर में जो आज हम बात करेंगे, छोटी छोटी बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, मैं मतलब आप लोग परेशान बहुत हो रहे हो, मैं आपको बता दूं सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस नहीं रखते हो, ऐसा सोचते हो कि क्या पता हमारे माट साहब हमारे बारे में सोचते ना हो। आप ऐसा सोचते होगे कि क्या पता माट साहब हमारे बारे में ऐसा सोचते ना हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं। आपको मैं बता देता हूं, अभी आपको जो प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, अभी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगी, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमें एक मेगा डीपीपी बैटल ग्राउंड भी करना है। क्या करना है? मेगा डीपीपी बैटल ग्राउंड भी करना है, ये भी करेंगे हम सभी लोग। अभी पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, आज के आज, अभी के अभी। ये तो पीवाईक्यू वाला जो काम होगा वो आज के आज, अभी के अभी करेंगे। क्या करेंगे? अभी के अभी करने वाले हैं हम लोग। ये क्यों जल्दबाजी मचाते हो? आप लोग ये सोचते हो कि सर हमारे बारे में सोचते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो बेटा। आप जिन हाथों में हो, सेफ हैंड्स में हो। सबसे पहली बात तो आप पीडब्ल्यू में हो, दूसरी बात तो आप अपने दादू के पास हो, और आपको तो पता है दादू अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, है ना? दादू जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ते चलिए, जो क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए, जो और क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलिए। क्वेश्चन की भरमार लग जाएगी। अभी पिछला होमवर्क तो बाकी है, अभी उस पिछले होमवर्क के बारे में भी बात करेंगे, है ना? है कि नहीं? तो ये बात आप टेंशन क्यों लेते हो? आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दादू अभी जिंदा हैं आपके। दादू मानो, चाचू मानो, दोस्त मानो, भाई मानो, जो मानना है वो मानो, लेकिन मेरी तरफ से ढेर सारा लव यू है आप सभी लोगों को। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कहीं ढिलाई नहीं होगी। आज से लेकर के नीट तक के एग्जाम तक आपको हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, हजारों क्वेश्चंस। अब वो हजार कितने हजार होंगे वो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बता सकता मैं, कितने हजार होंगे वो नंबर भी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों घबराता है भाई? क्यों घबराते हो हैं? तो पहले तो वो होमवर्क वाले क्वेश्चन जो दिए थे वो करा देते हैं, फिर पीवाईक्यू भी कराते हैं। क्वेश्चन करना है आपको। जूलॉजी में मास्टरी मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप अपना समय दीजिए मेरे को, और ये भी गारंटी है सिलेबस सबसे पहले जूलॉजी का ही खत्म होगा। सिलेबस सबसे पहले जूलॉजी का ही खत्म होगा, ठीक है? क्रैश कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, या उन टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं जो जल्दी 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 खत्म कर देते हैं। मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पूरी डिटेल के साथ। ऑन टाइम सिलेबस खत्म होगा, पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। उस डिटेल में आपको एनसीईआरटी भी मिलेगी, एनसीईआरटी भी मिलेगी। इसमें आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसमें आपको एनसीईआरटी प्लस की भी ट्रेनिंग मिल जाएगी। और जो एआईआर बैच में पढ़ाया जाता है, जो यहाँ के टॉपर बैच में पढ़ाया जाता है, उस लेवल का कंटेंट भी जूलॉजी में मिलेगा। मतलब मेरे लिए सारे बैच एक जैसे हैं। फॉर मी सारे बैचेस एक जैसे हैं, ऑल बैचेस आर सेम। मेरे लिए सारे बैचेस सेम होते हैं, मेरे लिए ऑल बैचेस आर सेम। सारे बिड़ू, सारे बच्चे सेम हैं। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं हूं जिंदा। और जब तक इस क्लास में खड़ा हूं, जब तक आपकी क्लास में खड़ा हूं, यह मैं बता दे रहा हूं कि मैं आपको लेवल ऑफ द कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट। और आप देख लेना हर टीचर की क्लास में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, आप देखो पीवाईक्यूज, अभी पिछले साल के ही नीट के क्वेश्चन पेपर में देख लो, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक या दो क्वेश्चन टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होगा।
लेकिन आपके दादू जी गवाह हैं, जो बच्चे पिछले साल के, उनको मैंने वो बायोटेक वाला क्वेश्चन जो बच्चे कह रहे हैं 2n वाला हो, चाहे वो फ्रेटर्नल ट्विंस वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो फ्रेटर्नल ट्विंस वाला क्वेश्चन हो, या फिर जो उससे पहले साल में एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबियंस के बारे में बात होती है, एज ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में बात होती है, ये सब पढ़ाएला है। बाकी और किसी ने पढ़ाया ना पढ़ाया हो, ल्यूपस के बारे में बताया था मैंने, ल्यूपस के बारे में भी क्वेश्चन में आया था, वो भी मैंने क्लास में बताया था। मतलब चाहे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा जाए, चाहे एनसीईआरटी से बाहर से पूछा जाए, वो सारे क्वेश्चन अपनी क्लास में डिस्कस हुए पड़े हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके दद्दू, आपके माट साहब छोड़ते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस मन लगा के पढ़ते जाओ, अपना साथ मत छोड़ना, अपना प्यार मत छोड़ना, अपना साथ मत छोड़ना, बस आप दद्दू का हाथ पकड़ के चलो, बस उसके बाद चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। बस चलो इस सवाल का जवाब लगाते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में चलेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। कॉकरोच में वॉल ऑफ ऊथिका इज सीक्रेटेड बाय, ये रहा आपका पोलेंद्र बाहुबली। जल्दी से आंसर कीजिएगा, पोल के साथ आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। इन कॉकरोच द वॉल ऑफ ऊथिका इज सीक्रेटेड बाय, ऊथिका कौन सीक्रेट करता है? 4 ग्लैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, एक है कोलेटेरियल ग्लैंड, एक है कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, एक है फैलिक ग्लैंड, एक है मशरूम ग्लैंड। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड का नाम लिखा हुआ है, इनका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। कोलेटेरियल ग्लैंड आपको पता है ये फीमेल में पाई जाती है जेनाइटल चैम्बर में। कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड जो होती है उसी को फैलिक ग्लैंड कहते हैं, और ये मशरूम ग्लैंड होती है। ये तीन का तीनों ग्लैंड मेलेंद्र बाहुबली में पाई जाती है, मेल्स में पाई जाती है, ये फीमेल में नहीं होती। केवल कोलेटेरियल ग्लैंड फीमेल में पाई जाती है, राइट और लेफ्ट ब्रांच में डिवाइडेड होती है, ऊथिका का सीक्रेशन करती है। तो सही जवाब हमारा बनता है ए फॉर अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, देश के बेहतरीन बच्चे। करेक्ट जवाब होगा ए। कितने बच्चों ने सही किया होगा देखता हूं, 73%। मतलब अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन नहीं कर रहे ढंग से, ऐसे कुछ बच्चे अभी भी हैं जो क्लास को ढंग से सीरियसली नहीं ले रहे, एनसीईआरटी को ढंग से नहीं पढ़ रहे। यही वो बच्चे हैं जो बाद में परेशान होते हैं, यही वो बच्चे हैं जो आत्मा की तरफ भटकते हैं, इस बैच से उस बैच में, उस बैच से इस बैच में, और हमेशा परेशान रहते हैं। अगर आपने इस बैच को सेलेक्ट कर लिया है तो आंख मूंद के फॉलो करो। ये बता दे रहा हूं, आगे आने वाले कोई भी बैचेस होंगे, यहां जो जूलॉजी की पढ़ाई होगी वो शायद कहीं नहीं होगी। हां, मैं दूसरे कामों में शायद व्यस्त ना मिलूं आपको, मैं दूसरे काम और ना कर पाऊं, लेकिन पढ़ाई से संबंधित, कंसेप्ट से संबंधित, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से संबंधित सारी चीजें आपको यही मिलेंगी। तो आप उन चीजों को फॉलो करना शुरू करिए, भटकने की जरूरत नहीं है, इस देश से उस देश में भटकने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए अगला सवाल। मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल कॉकरोच पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बताना है, और बताना है फीमेल कॉकरोच से रिलेटेड है ये पॉइंट, फीमेल कॉकरोच से संबंधित क्वेश्चन है ये। बताइए बताइए जल्दी से। ये रहा आपका पोलेंद्र बाहुबली, और इस पोल का सही जवाब दीजिए, बेहतरीन तरीके से दीजिए। फॉल्स बताना है इनमें से कौन सा है, इनमें से फॉल्स कौन सा है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट, 2 लार्ज ओवरीज फ्रॉम 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, ईच ootheca contain 9 to 10 eggs, nymph grows by molting about 13 times to reach to adult form। देखिए और बताइए, बेहतरीन और आसान सा सवाल। यहां पे आपको देखने को मिलेगा 6th सेगमेंट में स्पर्मेथिका होती है, लार्ज ओवरीज 2 to 2nd सेगमेंट में पाई जाती है, ईच ootheca contains 14 to 16 eggs। कितने होते हैं? 14 to 16 eggs होते हैं। तो बेहतरीन आंसर बनेगा सी। रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सारे करेक्ट है। निम्फ 13 टाइम्स मोल्ट करता है। बहुत ही बेहतरीन, सही जवाब आंसर बनेगा सी। सी फॉर क्यूट बच्चे, प्यारे बच्चे, यकीनियंस। अरे भाई साहब, अगेन ये क्या शो कर रहा है? 69% बच्चों का आंसर सही हुआ है, 70% मान लेते हैं, बाकियों में गलती क्यों हो रही है भाई?
मजा नहीं आ रहा यार, ये ऐसे मजा नहीं आएगा। थोड़ा और पुशअप्स मारने पड़ेंगे, थोड़े और डंबल उठाने पड़ेंगे मेरे बच्चों। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत बेकार नहीं होती। आए बैंगन, ये सारा बैंगन कर देते हो यार तुम लोग, बैंगन से काम खराब हो जाता है। अगला सवाल, इनकरेक्ट फॉर द डेवलपमेंट। अब कहा है इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट के बारे में बात कर रहा है। बताइए बताइए, बता दीजिए। ये रहा आपका पोलेंद्र बाहुबली, आंसर कीजिए। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ootheca each containing 14 to 16 eggs. Development is porometabulous. निम्फ 7 से 8 बार मोल्ट करता है। नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज के पास विंग पैड होती है। वाह, नेक्स्ट टू लास्ट के पास विंग पैड होती है, बट अडल्ट में विंग्स होती हैं, वेल डेवलप्ड विंग्स पाई जाती हैं। निम्फ 7 to 8 टाइम्स मोल्ट नहीं करता, ये 13 टाइम्स मोल्ट करता है। टोटल 13 बार मोल्टिंग होती है दोस्त की, टोटल 13 बार मोल्टिंग होती है। तो आंसर सही बनेगा मेरे बच्चों। गलत जवाब जो देना था हमें, इनकरेक्ट पूछा था। छोटी बात कहा कि कौन सी ऐसी बात है जो गंदी बात है, और उस गंदी बात के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे विपिन सर, प्यारे विपिन सर बोलते हैं, गंदी बात पूछा है। क्या पूछा है? रॉन्ग पूछा है। तो चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी ऐसी है जो गंदी है, जिसे विम लगा करके, जिसे क्लीन करने के लिए रिन की सफेदी चाहिए? तो आंसर बनेगा सी, थर्ड ऑप्शन। देखते हैं इस बार कितने लोग सही करते हैं। 81% हुए हैं, 70 से 80 पे हम आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। सुश्री, डॉक्टर सुश्री प्रत्याशा मेहर, डॉक्टर प्रत्यय बनर्जी, डॉक्टर ऋतिक, डॉक्टर फहीम, डॉक्टर वीर, डॉक्टर छवि, डॉक्टर सत्यजीत, डॉक्टर शशि, डॉक्टर अबरार, डॉक्टर हिमांशु सिंह सही जवाब देने वाले लोग हैं। अगला सवाल अब आ चुका है, एक और सवाल जो नीट में आया हुआ है। ये AIPMT का सवाल है। AIPMT 2016 मैंने बताया था ना, 2015 या 16, ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट AIPMT लिख लीजिए। 15 या 16 में आया था ये क्वेश्चन। द बॉडी सेल इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। ये नीट का सवाल है, और इस नीट के बेहतरीन सवाल का सही जवाब दीजिए आप लोग। अरे चैट देखो, जब पढ़ने की बात होती है तो चैट हो जाती है एकदम स्लो, जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो चैट हो जाती है एकदम स्लो। अभी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, डायग्राम बनाना शुरू कर दूंगा, तब आपकी चैट शुरू हो जाएगी। हेलो मीरा, तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात करो। कम्युनिटी पे आओ, यहां आओ, वहां बात करते हैं। आए, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का मौका मिल जाता है हम लोगों को। लेकिन अभी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो चैट बॉक्स में कोई हलचल ही नहीं है यार। द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुने और समझ के आंसर करेंगे। बताया था मैंने कि जो वेस्ट होता है, ये रही मिड गट और ये रही हाइंड गट, और मिड गट के जंक्शन पे पाई जाने वाली, मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे पाई जाने वाली मैलपीजियन ट्यूब्यूल। बताया था मैंने इसके आसपास हीमोलिम्फ होता है, ये होता है हीमोलिम्फ, और इस हीमोलिम्फ से यहां से सोडियम और पोटेशियम के यूरेट आते हैं। क्या आते हैं? सोडियम और पोटेशियम के यूरेट आते हैं, और इसी यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सोडियम और पोटेशियम के यूरेट आते हैं, इसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है, बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर वेस्ट इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ में जो वेस्ट आया है वो किस फॉर्म में था? ये था सोडियम पोटेशियम के यूरेट के फॉर्म में। तो सोडियम पोटेशियम के यूरेट के फॉर्म में वेस्ट होगा।
अमोनिया ये बना नहीं रहे, यूरिया बना नहीं रहे, कैल्शियम कार्बोनेट बना नहीं रहे, तो सीधा 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 सोडियम पोटेशियम यूरेट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कॉकरोचेस वेस्ट कौन से फॉर्म में रिमूव करते हैं, तो आप बताओ कि वेस्ट रिमूव इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालते हैं, लेकिन सेल्स किस फॉर्म में बनाती हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम के यूरेट्स बनाती हैं। फाइनली उसी यूरेट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आंसर बी बनेगा। क्लास में नोट्स के फॉर्म में ये लिखवाया हुआ है मेरे बच्चों, इसे नोट्स के फॉर्म में लिखवाया हुआ था। 32% बच्चों का सही हुआ है। देखिए भारी मिस्टेक हुआ ना, भारी मिस्टेक हो गया। 2015 पीवाईक्यू, यस, किसी बच्चे ने खोज निकाला कि ये 2015 के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। सोच के देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है, सोच के देखिएगा इस बात को, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी क्लास में मार्ट साहब लोग पढ़ाते हैं ताकि मेरे बच्चों का एक भी सवाल गलत ना हो, हमारे बच्चों का एक भी सवाल गलत ना हो। इसकी इंश्योरिटी करने के लिए, इसे श्योर करने के लिए टीचर्स क्लास में इन बातों को पढ़ाते हैं। तो आप लोग रिवीजन ढंग से नहीं कर रहे, आपको समरी लेक्चर भी चाहिए ताकि शॉर्टकट में आप क्लास पढ़ लो, आपको क्वेश्चंस भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन रिवीजन अगर नहीं करोगे मेरे बच्चों तो कैसे काम चलेगा। वैसे अगर आप देखो तो क्लास नोट्स इतनी सफिशिएंट है कि उससे आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन बार बार रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर कोई नहीं है। तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और क्लास नोट्स को आप रिवाइज करते रहें। अब ये बताओ कि कुछ और पीवाईक्यूज लेकर के आया हूं, उसे अभी करोगे या होमवर्क देना होगा, बताइए। क्योंकि मैंने कुछ पीडीएफ भी बनाई है कुछ क्वेश्चंस की, 70-80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस की पीडीएफ भी बनाई है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप लगाना चाहो तो अभी लगाना चाहोगे, अभी तुरंत लगाना है तो थम्स को अप करेंगे, और अभी नहीं लगाना है, होमवर्क चाहिए, HW चाहिए, HW चाहिए, तो ये चीज आप होमवर्क में ले लीजिए, थम्स को डाउन करेंगे। इसके लिए मैं आपको पोलेंद्र बाहुबली दे देता हूं, वोटिंग करा लेता हूं। वोटिंग लाइनें खुली हैं 45 सेकंड्स के लिए। पोल करके अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, थम्स को अप करके ये साबित कीजिए कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी करनी है या इसे होमवर्क में लेना है। वोटिंग करके बताइए। थम्स अप मींस जितने थम्स अप आएंगे इस चैट बॉक्स में मैं मान लूंगा मैक्सिमम थम्स अप मींस यू वांट टू सॉल्व क्वेश्चन राइट नाउ हियर टुडे ओनली। और अगर थम्स डाउन आएंगे तो मैं ये मान लूंगा कि आप इसे होमवर्क में करना चाहते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे होमवर्क के लिए मेरे पास सेपरेट प्लान भी है, होमवर्क के लिए मेरे पास सेपरेट प्लान भी है। आज शाम को आपको 70 क्वेश्चन, कम से कम 70 to 80 क्वेश्चन का एक बैंक आपको दे दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे बैठे कर पाओगे। कंप्लीट चैप्टर जिसमें एनिमल टिश्यू भी होगा, जिसमें कॉकरोच भी होगा, जिसमें फ्रॉग भी होगा, उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको मैं शेयर कर दूंगा आज शाम को, ज्यादा नहीं, बस आज शाम को। आज की रात जो बोलोगे वो करेंगे, बच्चों के लिए जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। लेकिन वोटिंग लाइनें तो बढ़ती चली जा रही हैं भाई साहब, 326 उधर 600, भाई डबल का फर्क है, डबलेंद्र का फर्केंद्र है। हाँ मतलब अभी करना चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट फिर आंसर करना है। जितने लोग अभी करना चाहते हैं अभी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलो करते हैं फटाफट से, ये बैटल ग्राउंड की तरह लेते हैं, 70% इधर 29% इधर, कोई नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हमेशा हूं। समय की बचत करते हैं, फटाफट से आप लोग आंसर करना। चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन में कौन सा पाया जाता है, बस करो, हो गया। इधर मैं आपको होमवर्क के लिए 70-80 क्वेश्चन का एक बैंक बना दिया है, पीडीएफ बना दी है, शाम को शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आज शाम को टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पे डाल दूंगा, बोलो। चलो मैं आपके साथ हूं, आज की शाम में आपके टेलीग्राम पे भी, आपके कम्युनिटी पे भी मैं आज 70 से 80 क्वेश्चन का बैंक डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। डन है, ओके है, हैप्पी। हैप्पी हो तो चैट बॉक्स में हैप्पी वाला सिंबल डाल दीजिए, अपने खुशनुमा चेहरे का सिंबल डाल दीजिए। अगर आप खुश हैं, हैप्पी है माट साहब की तरफ से, तो आप
चैट बॉक्स में हैप्पी वाले सिंबल्स को डाल दीजिए। आज शाम को आपको क्वेश्चंस का बैंक मिल जाएगा, जिसमें आपको एनिमल टिश्यूज के, कॉकरोच के और फ्रॉग के ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन में क्या पाया जाता है? ये रही मेरी वर्टिब्री, ये रही मेरी वर्टिब्री, ये रही मेरी वर्टिब्री। इन वर्टिब्री के बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन वर्टिब्री के बीच में होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क में जो सपोर्ट होता है, उस सपोर्ट के लिए पाई जाती है यहां पे व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। क्या पाई जाती है? यहां पाई जाती है व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। कैसी कार्टिलेज होती है? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है। व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है, तो व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज में सही आंसर होगा ये। इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पाई जाती है? ये हार्ट मसल्स में पाई जाती है, तो आंसर बनेगा बी। क्या बनेगा? बी आंसर बनेगा। जितने लोगों ने बी किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल बेहतरीन किया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? फटाफट से आंसर कीजिए। ये रहा आपका पोल, स्टार्ट होता है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? न्यूरोग्लिया, एडिपोज टिश्यू, ब्लड एंड कार्टिलेज। न्यूरोग्लिया, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और कार्टिलेज में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? चलिए फटाफट से लगाइए, जल्दी से लगाइए। न्यूरोग्लिया, एडिपोज टिश्यू, ब्लड और कार्टिलेज में से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? नहीं है, नहीं है, बता दीजिए, बताइए। न्यूरोग्लिया एक न्यूरल टिश्यू होता है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर कर लिया है। न्यूरोग्लिया इज अ काइंड ऑफ न्यूरल टिश्यू, और ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो सही जवाब बनेगा ए। ए फॉर अच्छे बच्चे, ए फॉर अच्छे अमरेंद्र बाहुबली के दोस्त। तो सही जवाब होगा मेरे बच्चों 78% बच्चों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल बेहतरीन। अगला सवाल आता है, टेगमाइना इन कॉकरोच। ये देखिए एआईपीएमटी का आया हुआ सवाल, नीट का आया हुआ सवाल। टेगमाइना इन कॉकरोच अराइजेस फ्रॉम। कॉकरोच में टेगमाइना कहां से ओरिजिनेट होती है? बता दीजिए। कॉकरोच में टेगमाइना किसे कहते हैं? सोच के देखिए और सही जवाब दीजिए। ये रहा आपका पोल, ये रहा पोल। याद होगा मैंने बताया था, कॉकरोचेस जो होते हैं बड़े प्यारे होते हैं। कॉकरोचेस के पास विंग्स पाई जाती है। विंग्स बॉडी के डॉर्सल साइड पे पाई जाती है। डॉर्सल साइड पे 2 पेयर ऑफ विंग्स पाई जाती हैं। पहले जोड़ी की विंग्स जो होती है, उस पहले जोड़ी वाली विंग्स को हम कहते हैं फोर विंग, और वो फोर विंग मीजोथोरैसिक एरिया में पाई जाती है, जो कि एक कवर विंग की तरह काम करती है, जिसे एलाइट्रा भी कहते हैं, जिसे मीजोथोरैसिक विंग भी कहते हैं, जिसे कवर विंग भी कहते हैं। तो कॉकरोचेस में टेगमाइना ही फोर विंग है, टेगमाइना ही एलाइट्रा है, टेगमाइना ही कवर विंग है, टेगमाइना ही मीजोथोरैसिक विंग है। तो मीजोथोरैक्स में पाई जाती है फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। तो याद रखेंगे टेगमाइना को एलाइट्रा भी कहते हैं, इसी को कवर विंग भी कहते हैं, इसी को फोर विंग भी कहते हैं, और इसी को मीजोथोरैसिक विंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोथोरैसिक विंग्स भी कहते हैं। तो सही जवाब बनेगा सी ऑप्शन, बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 75% बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बेहतरीन दिया है। अभी भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच? कॉकरोच के लिए इनकरेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, ये सारे PYQs के क्वेश्चन हैं, और करके इसका जवाब दीजिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस? कॉकरोचेस के लिए इनकरेक्ट क्या है? जल्दी बताइए। कॉकरोचेस के लिए इनकरेक्ट क्या है? जल्दी बताइए। हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स lies within the cavity enclosed by mouth part. Female 7th to 9th sterna genital pouch. 10th abdominal segment दोनों केसेस में एनल सर्गाई बनाते हैं, और रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सी के प्रेजेंट होती है जंक्शन ऑफ
मिड गट और हाइंड गट बोला है। आप देख सकते हैं यहां पे गैस्ट्रिक सी के फोर गट और मिड गट के बीच में होती है, गिजर्ड के और मिड गट के बीच में होती है। तो ये गलत जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, गैस्ट्रिक सी के प्रेजेंट बिटवीन फोर गट एंड मिड गट। जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा और सही जवाब देना होगा डी फॉर दद्दू जी, डी फॉर ई का हो गया रे चतुर्भुज, ये का हो गया 33%, मतलब पासिंग मार्क्स आए हैं भाई। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। पोल में प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, पोल में प्रॉब्लम है, मान लिए, मान लिए, बच्चा कह रहा है पोल में प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, आंसर आप यहीं कर दीजिए। ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए, ठीक। दूसरा, अगर पोल में प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, तो ये जो लोग किए हैं, जितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, मान लो 100 बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई, 100 बच्चों ने पोल दिया है, ये उनका आंसर है ना। ये वो लोग हैं जो 100 लोग जिन्होंने आंसर किया, उनका प्रॉब्लम देखिए ना। जिन लोगों के पास पोल नहीं जा रहा है वो यहां लिखिए, जिनके पास पोल गया उन लोगों ने क्या किया है। सुबह सुबह न टाइम से उठने से यही होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या उन लोगों को बहुत होती है जो सुबह को टाइम से नहीं उठते हैं, जिनका खान पान सही नहीं होता है, और वो क्लास में आकर के इस तरह का बम्बार्डमेंट करते हैं। फिर क्लास में आते हैं और बवाल काट देते हैं, तूफान ला देते हैं, वॉल्केनो ला देते हैं। वही हो रहा है यहां पर, वही हुआ था यहां पर, क्या ही बताएं यार। Which of the following statement wrongly represent the nature of a smooth muscle? इसमें से फिर देखिए, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, wrongly represent बोला है, wrongly represent बोला है। करिए सही जवाब, दीजिए इसका सही आंसर। ये सब PYQs है, आप समझ सकते हैं। PYQs, PYQs जो हम कर रहे हैं, इनका लेवल कैसा रहता है, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट हमें अगर क्लियर रख लिया, हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है, हमने कंसेप्ट क्लियरेंस पे फोकस किया, तो हम ज्यादा कर पाएंगे, हमारा रिजल्ट ज्यादा बेहतरीन आएगा। अब ये हो दिया कि क्या कर दिया वो मैं नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना बोलूंगा कि सुबह सुबह टाइम से उठना कितना जरूरी है, नहीं तो इधर उधर गलत टाइम पर यही सब होता है बेटा। मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। लिखिए, Which of the following statement wrongly represent the nature of smooth muscles? They are involuntary communication junction, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। फिर देखो आ गया इंटरकैलेटेड डिस्क, बार बार इंटरकैलेटेड डिस्क लिख करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है इंटरकैलेटेड डिस्क केवल और केवल कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। तो यहां पे जो गंदी बात की गई है वो ऑप्शन बी में की गई है। गंदी और गलत बात ऑप्शन बी में मिलेगी आपको। सही जवाब मिला यहां इस क्वेश्चन का बी। 73% बच्चों ने सही किया है। इस बार बेहतरीन जवाब आया है, लाखों करोड़ों बच्चों का सही आंसर। आइडेंटिफाई द सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू फैसिलिटेड। ये बहुत आसान सवाल, इसको आप फटाक से कर लोगे मेरे बच्चों, इसको आप खटाक से झटाक से कर लोगे। स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस टिश्यू, तो जो लीकेज को रोके, स्टॉप द लीकेज करे, इसका मतलब वो टाइट होता है। कैसा होता है? टाइट होता है। और जो कम्युनिकेशन करता है नेबरिंग सेल में, रैपिड ट्रांसफर करता है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का, मतलब ये लीक कर रहा है, यहां थोड़ा गैप मिल जा रहा है। तो एक टाइट है, एक गैप है, और ये दोनों रेस्पेक्टिवली हैं, मतलब क्रमशः हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। ए बिल्कुल सही है, करोड़ों बच्चों का आंसर सही आया, बढ़िया आया। क्यूबॉइडल एपिथेलिया ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई के साथ कहां पाई जाती है? क्यूबॉइडल एपिथेलिया ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई के साथ कहां पाई जाती है? बहुत ही आसान सा सवाल है, पोल के साथ करेंगे। देखते हैं इस बार 80% तो क्रॉस कर लेना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 80% बच्चे सही करें, कृपया जल्दी से करें।
जल्दी से करें क्योंकि आज रेस्पिरेशन शुरू होने वाला है और बेहतरीन रेस्पिरेशन शुरू होने वाला है, खतरनाक रेस्पिरेशन शुरू होने वाला है। ऐसा रेस्पिरेशन जो जीवन में कभी ना पढ़ा हो ना कभी सुना हो, वैसा रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। आप सही से इसका जवाब दीजिएगा। 80% क्रॉस कर जाना मेरे बच्चों, प्लीज प्लीज बिक्की प्लीज, बिक्की प्लीज। क्यूबॉइडल एपिथीलिया विद ब्रश बॉर्डर्ड माइक्रोविलाई कहां पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में पाई जाती है? पता नहीं। यूस्टेशियन ट्यूब में पाई जाती है? पता नहीं, पता नहीं। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पाई, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में पाई जाती है? पता नहीं। जो लोग ये करेंगे वो बिल्कुल गलत हैं, डी वाले लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहां पे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथीलिया होती है, यहां पे ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलिया होती है, और यहां पे सीधा क्वेश्चन पूछा है क्यूबॉइडल का, तो सही आंसर बी बनेगा मेरे बच्चों। बी फॉर बाबूजी बनेगा, बी फॉर बड़े प्यारे बच्चे बनेगा। अरे शिट यार, 73%। अरे डी ना करके बी कर दिए होते यार, कम से कम माट साहब की तो इज्जत रह गई होती। डी ना करके बी कर दिए होते तो इज्जत रह जाती। ये जो 14% लोग हैं ये इधर शिफ्ट हो जाते तो कम से कम 87% लोग दिखाई देते। कमी मेरे में ही है, मैं ही तुम लोग को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, मैं ही ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूं। क्या मुझे क्या ही बताऊं, क्विट कर जाना चाहिए क्या? क्विट ही कर जाते हैं, क्या ही करेंगे पढ़ा लिखा करके। इतने आसान सवाल मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे। सैडनिंग यार, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको बताया हुआ है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये जो है ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल होती है, और इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, बड़ी है। यहां पे ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार सेल पाई जाती है। एब्जॉर्प्शन दोनों जगह चाहिए, लेकिन यहां पे जो है वो क्यूबॉइडल है, ये कॉलमनार है। मत करो, मत पढ़ो, और क्या। हेड ऑफ कॉकरोच रिमूव्ड लिव फॉर मेनी डेज बिकॉज, ये तो क्लास में भी कराया था। अगर कॉकरोच का सिर निकाल दिया जाए तो ये कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। मेनी डेज कैन सर्वाइव। बताइए, इसका आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। हेड ऑफ कॉकरोच रिमूव कर दिया जाए तो इट में लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। गलत बात है ये, कॉकरोच के पास नर्वस सिस्टम होता है। हेड होल्ड्स स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम while rest is situated along the ventral part of the body। सही बात है, हेड में बहुत छोटा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, बाकी पार्ट जो होता है बॉडी में वेंट्रल साइड पे होता है। हेड जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है, बाकी पार्ट वेंट्रल साइड पे होता है। इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। जहां पेयर्ड गैंग्लिया होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो सही आंसर तो मेरे हिसाब से बी बन जाएगा। डॉर्सल होगा नहीं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया यहां होगा नहीं, तो सही जवाब बनेगा बी ऑप्शन। जितने लोगों ने किया है सही किया होगा, अच्छा किया होगा। अगेन 73% बच्चों का ही सही हुआ है, बढ़िया है। गॉबलेट सेल एलिमेंट्री कैनाल की कैसी होती है? गॉबलेट सेल जो होती है मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनार एपिथेलियल सेल होती हैं। सही जवाब यही देंगे। कई सारी जैसे गट की एपिथीलिया में आप देखेंगे, डाइजेस्टिव ट्यूब में आप देखेंगे, यहाँ पे कॉलमनार सेल्स होती हैं, कॉलमनार सेल्स होती हैं। और इन्हीं कॉलमनार सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, ये यूनिसेलुलर सेल्स हो जाती हैं, जिनके अंदर गॉबलेट सेल्स ये गॉबलेट सेल कही जाती हैं, जिनसे म्यूकस सीक्रेट होता है। ये म्यूकस का सीक्रीशन करने वाली सेल्स यूजुअली कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जो ग्लैंडुलर एपिथेलिया कही जाती हैं। कॉन्ड्रोसाइट नहीं होगी, कंपाउंड नहीं होगी, स्क्वैमस नहीं होगी।
तो मोस्टली ये कॉलमनार सेल्स होती हैं जो गॉबलेट सेल्स बन जाती हैं, और ये जो गॉबलेट सेल है ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। आंसर लिख लेंगे, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। यही आप याद कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मेहनत तो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। एक और सवाल करते हैं, कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। कॉकरोच में फोरगट को करेक्ट सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना है। डायग्राम बना के समझाया था, एक्सप्लेन करके बताया था, आप इसको देखिए और आंसर कीजिए। एक्सप्लेन किया था इसको, डायग्राम भी बनाया था इसका, पूछा है फोरगट के बारे में, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। केवल फोरगट के बारे में बात करा है, ओनली फोरगट, जिसे स्टोमोडियम कहते हैं, केवल उतने हिस्से की बात करा है। माउथ से लेकर के गिजर्ड तक की बात किया है। किसकी बात किया है? माउथ टू गिजर्ड बात किया है। तो केवल माउथ से गिजर्ड तक देखिए, बाकी मत देखिए। माउथ से गिजर्ड तक कहां लिखा है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, माउथ से शुरू किया है, इसोफेगस पे खत्म किया है, गलत हो गया। माउथ से शुरू किया है, गिजर्ड पे खत्म किया। अब बीच में आता है कौन? माउथ के बाद आता है क्रॉप, नहीं, बिल्कुल गलत है। माउथ के बाद आती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, क्रॉप, फिर गिजर्ड आती है। माउथ के पास सीधा इसोफेगस नहीं आता है, पहले फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड। तो माउथ, फेरिंग्स एमपी, फिर इसोफेगस ओसीजी, क्रॉप एंड गिजर्ड, एमपी ओसीजी, एमपी ओसीजी। तो एमपी ओसीजी करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। जितने लोगों ने सी किया है सही किया है, अगर गलत किया है तो भी कोई बात नहीं, गलत करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, जो गलत करेगा वही सीखेगा। पहले गलतियां होती हैं, करिए, कोई बात नहीं, गलतियां करते रहिए, लेकिन हर गलती से आगे बढ़ते रहिए, सीख के आगे बढ़ते रहिए। एक और सवाल कॉकरोच का ही पूछा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पे सवाल पूछा गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। शादी राम घर जोड़े का सवाल है ये। शादी राम घर जोड़े, दो लोगों की कुंडली मिलानी है, कॉलम 1 की कुंडली कॉलम 2 से मिलानी है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल जो करता है उसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ था, और प्रोवेंट्रिकुलस को ही गिजर्ड कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले से ही आंसर आ जाता है, शायद पहले से ही आंसर आ जा रहा है। अगर आप देखो तो इसको केवल आर से कर दिया, ए को आर से मैच कर दिया, तो आर कहीं और नहीं है, केवल यहां है। आंसर आपका आ चुका है, डायरेक्ट आंसर आ चुका है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिटेल्ड, तो हर चीज को मैच करना, एक बार फिर से क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। ए को मिला दिया आर से, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस का मतलब हेपेटिक, सी के हो गए पी, 10 पेयर्स होते हैं स्पाइरेकल्स, और एनल सर्काई 10 सेगमेंट, दोनों में पाई जाती है, मेल और फीमेल में। सही जवाब बनेगा डी, डी फॉर दद्दू, डी फॉर दादाजी, डी फॉर दादाजी का हीरा बेटे, दादाजी के हीरा बेटे। 83% बच्चों ने सही किया, 80% से ऊपर हम जा चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां आप सभी लोगों को। पूछा है इनकरेक्ट मैच्ड कौन सा है? इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग किसकी है, इसका सही जवाब दीजिए। इनकरेक्ट मैचिंग का जवाब दीजिए। न्यूरॉन्स नर्व सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू का पार्ट है, ऑस्टियोसाइट्स बोन सेल का पार्ट है, और कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल का पार्ट है। पूछा इनमें से इनकरेक्ट कौन है? आप देखो नीट के एग्जाम में ज्यादातर इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, करेक्ट कम पूछे जाते हैं, इनकरेक्ट वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन पढ़ते समय इन चीजों पे थोड़ा ध्यान देना है। इनकरेक्टली मैच्ड लिखा हो, रॉन्गली पेयर्ड लिखा हो, आप देख के उसका सही आंसर कर सकते हैं। न्यूरॉन्स में नर्व सेल्स पाई जाती हैं, न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स कहते हैं, फिब्रोब्लास्ट एरियल टिश्यू से एसोसिएटेड है, ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स को कहते हैं, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की सेल्स होती हैं, स्मूथ मसल की सेल्स नहीं होती। इसलिए करेक्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जहां पे आप देखेंगे 82% बच्चों का सही जवाब आया है।
अगला सवाल आता है सिलिएटेड एपिथीलिया के बारे में पूछा है, तो सिलिएटेड एपिथीलिया ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। सही आंसर याद कर लीजिएगा डी, जहां पे मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे सब्सटेंसेस के मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें किसी चीज को मूव करना है, तो पाइप्स में देखें, अगर इस पाइप में किसी चीज को मुझे किसी एक डायरेक्शन में मूव कराना है, तो इसके लिए अगर सपोज करो कोई सेल है, कोई पार्टिकल है, कोई एम्ब्रियोनिक सेल है, उसे किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना है, तो यहां पे सिलिएटेड सेल्स पाई जाती हैं। और ऐसे में आप देखेंगे ब्रोंकियोल्स रेस्पिरेटरी ट्यूब में या फिर फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास पाई जाती हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलिया या सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। यह सवाल पूछा है कॉकरोच का, फिर से वही पूछा है, लेकिन यहां पे अब इस बार पूरे एलिमेंट्री कैनाल में पूछ दिया है। पहले केवल फोरगट में पूछा था, अभी जो बात पूछी जा रही है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए पूछी जा रही है। ध्यान से देखिए, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए पूछी जा रही है। तो फेरिंग्स से इसोफेगस, क्रॉप गिजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। यहां देखें, फेरिंग्स से चला इसोफेगस में पहुंच गया, इसोफेगस से क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर इलियम, कोलन, रेक्टम। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलियम, कोलन, रेक्टम। पहला ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। दूसरे में कहा है गिजर्ड के बाद क्रॉप है, गलत है। तीसरे में गिजर्ड के बाद इलियम फिर क्रॉप है, ये गलत है। इसोफेगस के बाद सीधा इलियम फिर क्रॉप है, ये गलत है। तो ए ऑप्शन सही बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ये हो गए क्वेश्चंस, और भी हैं बहुत सारे, आप इसको लगा सकते हैं। सेलेक्ट द पैसेज ऑफ स्पर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन बनाने वाले इन एरियाज को ज्यादा कवर करते हैं, ज्यादा इंक्लूड करते हैं। आप इस तरह के सवाल को जरूर देख लीजिएगा। टेस्टिस से बिडर कैनाल में जाएंगे, बिडर कैनाल से किडनी में जाएंगे। किडनी में वासा इफरेंशिया नहीं है, बाहर ही है। टेस्टिस से वासा इफरेंशिया से किडनी में, किडनी से सेमिनल वेसिकल नहीं है। टेस्टिस से वासा इफरेंशिया बिडर कैनाल, यूरेटर नहीं है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट बेटर होता, तो बेस्ट ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। आप देखेंगे जहां पे टेस्टिस के बाद वासा इफरेंशिया, किडनी, बिडर कैनाल और यूरिनोजेनाइटल डक्ट पाई जाती है। डी विल बी करेक्ट आंसर, बहुत बेहतरीन आंसर। Which of the following structure does not open in the genital chamber of the female? आप देखेंगे एनल सर्काई बाहर की तरफ एक्सटर्नल पार्ट होता है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, तो जेनाइटल चैम्बर में खुल ही नहीं सकता। तो आंसर बनाएंगे डी ऑप्शन। फीमेल की जेनाइटल चैम्बर में कोलेटेरियल ग्लैंड होती है, सिंगल मीडियन ओविडक्ट होती है, जिसे फीमेल में वजाइना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वजाइना भी कहा जाता है। और स्पर्मेथिका, ये तीनों स्ट्रक्चर्स फीमेल के जेनाइटल चैम्बर में ओपन होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। इसका जवाब आप सब लोग को सही करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको पढ़िए और सही जवाब दीजिए। 45 सेकंड का आपको टाइम दिया है, पोल दिया है आपको, इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या फिर हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। फ्रॉग के हार्ट को अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो फ्रॉग का हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहेगा, कुछ देर तक बीट करता रहेगा। ऐसा क्यों है? तो लिखा है कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल होता है, फ्रॉग के पास कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं होता है, फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है, फ्रॉग का हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, दूसरे ऑप्शन से इसका कोई लेना देना नहीं। जो मेन रीजन है, फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है और ऑटो एक्साइटेबल होता है। ये दो सबसे मेन रीजन है व्हाई फ्रॉग्स हार्ट विल बीट। इवन बॉडी से कट करके अगर बाहर निकाल लिया जाए तब भी फ्रॉग का हार्ट बीट करता है। कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक होता है। ये दोनों बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। न्यूरोजेनिक का मतलब जब हार्ट की बीट को ओरिजिनेट करने के लिए न्यूरल इनपुट की जरूरत पड़ती है। कॉकरोच का हार्ट पंखे जैसा होता है, जब स्विच ऑन करोगे तो पंखा चलेगा, स्विच ऑफ कर दोगे तो पंखा बंद हो जाएगा। कॉकरोच का हार्ट नर्व सप्लाई से ऑन होता है और नर्व सप्लाई से ही क्लोज होता है, लेकिन हमारा हार्ट
फ्रॉग का हार्ट न्यूरल सिग्नल से ऑन या ऑफ नहीं होता, ऑटो एक्साइटेबल होता है, मायोजेनिक होता है, हार्ट की मसल्स खुद ही बीट को ओरिजिनेट करती रहती है, इसलिए इनके हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। तो बेहतरीन आंसर बनेगा सी एंड डी, मतलब इसका सी एंड डी करेक्ट होगा। बी ऑप्शन विल बी एग्जैक्टली करेक्टेंद्र बाहुबली, करेक्टेंद्र बाहुबली। और इस बार केवल 28% बच्चों का ए किया है, ए एंड बी वालों ने, बी किया है 28% लोगों ने, सी ओनली सी भी किया है कुछ लोगों ने, ओनली डी भी किया है कुछ लोगों ने। कोई बात नहीं, देखते हैं लीडर बोर्ड पे कितने लोग सबसे ऊपर आए हैं। लीडर बोर्ड पे कितने लोग सबसे ऊपर आए हैं? डॉक्टर ए कटियार, डॉक्टर पीयूष कुमार, डॉक्टर ए कटियार, डॉक्टर पीयूष कुमार, शिवांश मिश्रा, उत्सव उपाध्याय, इरफान खान, ईशु, सुहानी, नितिशा, मनदीप एंड श्रेया सिन्हा, इन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। 14 में से 14 क्वेश्चन सही किए इन लोगों ने। बहुत बढ़िया किया है आप लोगों ने, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बाकी सबसे भी यही कहना चाहता हूं, इस लिस्ट में आने से नीट का सिलेक्शन श्योर नहीं होता, इस टॉप 10 में आने से नीट में सिलेक्शन श्योर नहीं होता, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम जो क्वेश्चंस करें मन लगा के करें, दिल लगा के करें। अगर हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो नीट की तैयारी भी पूरे जोश और जुनून और पूरे इज्जत के साथ करें, पूरे रेस्पेक्ट के साथ करें। ठीक है बेटा? तो आज का क्वेश्चन का सफर यहीं समाप्त करके अब शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। लेकिन आज शाम को आपको इसी चैप्टर के कम से कम 70 सवाल आपको मैं भेजूंगा। उन 70 सवालों को टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। आप ये टेलीग्राम का चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो फिर से ज्वाइन, अगर ज्वाइन करके छोड़ दिए हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आज शाम को टेलीग्राम पे मिलेंगे। अगर अटैच हो गई फाइल तो आपको टेलीग्राम के अलावा कम्युनिटी पे भी भेज दूंगा। ठीक है? जितने लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है वो लोग टेलीग्राम से ही शाम को क्वेश्चंस की प्राप्ति कर सकते हैं। एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग के क्वेश्चन वही मिल जाएंगे आपको। चलो भाई, शुरुआत करते हैं अब हम अपने चैप्टर की, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है जी? रेडी एवरीबॉडी? अगर क्वेश्चन के लेवल से या क्वेश्चन करने से हम सब लोगों ने कुछ भी सीखा है, 1 रुपए का सवाल भी अगर सीखा है, तो चैट बॉक्स में दिलों की एक बार बारिश कर दीजिए और फिर उन्हीं दिलों की बारिश से चैप्टर शुरू किया जाए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में दिलों की, लाल दिलों की लाइन लग जानी चाहिए, तूफान आ जाना चाहिए। अगर आपने 1 रुपए का भी कुछ टॉपिक या कोई टर्म या कोई भी चीज सीखी हो तो चैट बॉक्स लाल हो जाए, लाइन लग जानी चाहिए आपके दिलों की, क्योंकि एक चैप्टर हमने समाप्त किया है और ऐसे ही करते करते एक दिन पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। लेकिन सिलेबस फिनिश होने के बावजूद भी अगर हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हमने क्लास में कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और ये सीखते रहना है, हमें डेली कुछ ना कुछ सीखते रहना है, हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखते रहना। पढ़ते रहो बेटा। आपके नंबर जब नहीं आते हैं तो दुख होता है, बस मेरे एफर्ट में, मेरे क्वेश्चन कराने में, मेरे एक्सप्लेनेशन में किसी भी चीज में कोई कमी हो तो आप मुझे पर्सनली अलग से मैसेज भेज दो। लेकिन अगर पढ़ाने के बावजूद भी अगर क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो तो ये मुझे दुख देता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा पेनफुल यही है। आप मस्ती करते हो कोई दिक्कत नहीं, आप घूमते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट एग्जाम नहीं क्वालिफाई करोगे उससे मुझे प्रॉब्लम है। आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे उससे मुझे प्रॉब्लम है। आप इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाओगे मुझे उससे प्रॉब्लम है, बाकी और किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं। आप बस सिलेक्शन ले लो, मुझे और किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, ये है
आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर और नए चैप्टर की कहानी को थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मुझे उतरना पड़ेगा आपको लेकर के उसकी गहराइयों में। चैप्टर का नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम से इस कहानी को हम शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या नाम है इसका? नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये कंसेप्चुअली क्या कहता है, ये चैप्टर कहां से शुरू होता है, ये क्या समझना, इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्चुअली। सबसे पहली चीज, जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यूजुअली हमारे दिमाग में एक इमेज सी बनी हुई है कि ब्रीदिंग के बारे में बात हो रही है, सांस लेने के बारे में बात हो रही है, लंग्स की बात होगी, यहां पे बात होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मतलब जब ब्रीदिंग को हम बात करते हैं तो ब्रीदिंग को कहीं ना कहीं हम एक टर्म से रिलेट कर लेते हैं और उस टर्म का नाम होता है ब्रीदिंग। टर्म को हम रिलेट कर लेते हैं, उस टर्म का कॉमन आप देखोगे इट इज कॉमनली रिलेटेड विद रेस्पायरेशन। मतलब कहीं ना कहीं इसे हम रेस्पायरेशन से रिलेट करते हैं। मतलब जब हम ब्रीदिंग की बात करेंगे तो वो रेस्पिरेशन से रिलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की बात होने वाली है। फंक्शंस मतलब हर वो चीज जो हमारी बॉडी कर रही है। मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरी आंखों का फंक्शन है। मैं आपको देख के आपको समझ पा रहा हूं, आपको देख, ये तो बहुत टच कर गया यार। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं मन की आंखों से देख रहा हूं, फिर भी वो जो मन की आंखों से मैं आपको देख रहा हूं, मैं अपने दिल से जो आपको देख रहा हूं, ये कहां से कनेक्ट हो रहा है? ये फंक्शन है बॉडी का, इसी की स्टडी होती है फिजियोलॉजी। मेरी बॉडी जो कोई भी काम कर पाती है, मैं बोल पा रहा हूं, ये भी फिजियोलॉजी का ही है। मैं लिख पा रहा हूं, मैं अपने हाथ को मूव कर पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं गाने गा सकता हूं, मैं खाना खा सकता हूं। सारी एक्टिविटी जो भी मेरी बॉडी में होगी उसे कहते हैं बॉडी का फंक्शन, और उसी फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। उसी फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन से रिलेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग क्या है। पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। शायद हमने फ्रॉग में पढ़ा होगा, शायद हमने कॉकरोच में पढ़ा होगा, शायद हमने प्लांट्स में पढ़ा होगा, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, लेकिन कहीं हमने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन जैसा कुछ प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स को, इसकी नीड है, इसकी जरूरत है। हर ऑर्गेनिज्म को इसकी जरूरत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से सुनेंगे, हमारी बॉडी में जैसे हम कहते हैं, आपने अभी समझाने वाली बात है, अभी लिखना नहीं, अभी समझिए। मैंने कहा हमारी सेल्स जो होती है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, थोड़ा सेल को और बड़ा बना लेते हैं ना, सेल को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मैंने कहा ये अगर मेरे बॉडी में मजा नहीं आया, सेल थोड़ा ऐसा बनाते हैं। ये रहा हमारा सेल, ये रहा हमारा सेल, ये रहा कोई सेल, ये रहा हमारा कोई सेल। अब आपने सुना होगा शायद किसी शायर से कि ये जो सेल है इसे हम बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हैं। सुना है? बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हैं, बायोकेमिकल फैक्ट्री। ये जो हमारी सेल होती है ये बायोकेमिकल फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री, फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और पैसा, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके। ये देखिए, हम फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और इसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को जनरेट करके हम जनरेट करते हैं, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके हम जनरेट करते हैं
पैसा, मनी, करेंसी। क्या करते हैं हम? मनी जनरेट करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं। हमारी सेल एक फैक्ट्री है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कही जाती है। हर एक सेल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बना करके पैसा कमाती है, और वही पैसा हम अपने जीवन में यूज करते हैं, अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। कोई सामान खरीदना है, मार्केट से कोई भी चीज लेकर के आनी है, हमें ट्रैवल करना है, घूमने जाना है, या कुछ भी करना है, XYZ ABCD, उन सब के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हमें फैक्ट्री से पैसे कमा करके मिलता है। तो हमारी सेल एक फैक्ट्री की तरह है, हमारी सेल एक फैक्ट्री की तरह है, और उस फैक्ट्री में हम पैसे बनाते हैं। अब थोड़ा आते हैं इसको साइंस में लेकर के। मैंने कहा सेल एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है, और ये रॉ मटेरियल क्या होते हैं आप यहां समझें, ये रॉ मटेरियल होता है फूड। हम जो खाना खाते हैं वो फूड रॉ मटेरियल की तरह है। फूड के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों? इस फूड के अंदर होता है ग्लूकोज। क्या होता है? इसके अंदर होता है ग्लूकोज, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर होता है प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में होती है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स होती हैं, और इसमें फैटी एसिड्स या फैट्स होती हैं। आप सोच के देखो, हमने जो खाना खाया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ही तो खाया है। ये रॉ मटेरियल की तरह है। इन्हीं रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्री में क्या करते हैं? इस फैक्ट्री के अंदर उसे जलाते हैं। ये जो रॉ मटेरियल हमने खाया है ना, ये हमने जो फूड लिया है, ये रॉ मटेरियल ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैट के फॉर्म में, इसको फैक्ट्री में हम जलाते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न किया जाता है, इसकी बर्निंग की जाती है, इसको जलाया जाता है। मैं कंपेयर कर रहा हूं एक सेल को एक फैक्ट्री से। सेल को फैक्ट्री से, जैसे फैक्ट्री में पैसे बनाए गए, वैसे हम अपनी सेल में जो खाना हमने खाया था, उस खाने को ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट के फॉर्म में खाया था, और इस फैट के फॉर्म में जो कुछ भी हमने खाया, इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, और जला करके इनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और अल्टीमेटली हम जनरेट करते हैं मनी, और मनी हमारे सेल की होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। हमारे सेल के लिए मनी कौन है? ATP है। तो ध्यान से समझें कि जब भी हम अपने सेल की बात करते हैं, अपने बॉडी के फंक्शंस की बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर हम इस फूड को यूटिलाइज करते हैं, इस फूड से एनर्जी बनाते हैं, और वो एनर्जी ATP के फॉर्म में होती है। और इस ATP को बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो O2 इज यूटिलाइज्ड बाय आवर सेल। हमारी सेल उस O2 को यूज करती है और फिर एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन जैसे कि एक फैक्ट्री में हमने रॉ मटेरियल को जला करके जो उससे एनर्जी बनाई, उससे पैसे बनाए, तो हर फैक्ट्री में कचरा भी तो बनता होगा भाई, हर फैक्ट्री में वेस्ट भी तो बनता होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं, इन प्रोडक्ट के साथ साथ यहां पे कुछ वेस्ट बनता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ध्यान से सुने, रॉ मटेरियल यूज किया, प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बनने के साथ साथ कचरा भी बना, वेस्ट भी बना, टॉक्सिन भी बना, और उस टॉक्सिन का नाम है CO2। इस टॉक्सिक वेस्ट, इस टॉक्सिक सब्सटेंस CO2, जिसे अगर बॉडी में रहने दिया तो यह हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। टॉक्सिन क्या होता है? पॉइजन क्या होता है? जहर क्या होता है? वेस्ट क्या होता है? ऐसी चीज जो हमारे फर्दर यूज की नहीं है, वही वेस्ट है। जिसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं वो वेस्ट है। ये CO2 अगर हमारे बॉडी में रह गई तो हमारे सेल के लिए हार्मफुल हो सकती है, हमारे बॉडी के अंदर pH को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए कंटिन्यूअसली इस CO2 को यहां से बाहर निकाला जाना जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर O2 की कंटिन्यूअस एंट्री, ये देखिए O2 की कंटिन्यूअस सप्लाई जरूरी है, CO2 का एग्जिट जरूरी है। CO2 का बाहर जाना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट O2 की एंट्री है। तो जैसे कि हमने कहा सेल एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में प्रोडक्ट ATP बनेगा, लेकिन कचरा जनरेट होता है CO2 के फॉर्म में, जिसे बाहर निकाला जाएगा और O2 को इन लिया जाएगा। हमारी बॉडी में ये प्रोसेस, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस चलता रहता है।
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी के बनने के साथ साथ वहां कचरा बनता है। एनर्जी बनाने के लिए O2 की कंटिन्यूअस सप्लाई और वेस्ट CO2 का रिमूवल बहुत जरूरी है। इसी प्रोसेस में जहां हम O2 को इन और CO2 को आउट कहते हैं, इसे ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा जाता है। एटमॉस्फेयर से O2 को इन करना, CO2 को आउट करना, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसे एनसीईआरटी ने लिखा है। इसी ब्रीदिंग को कॉमनली रेफर्ड एज रेस्पिरेशन। The process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 from the body is called ब्रीदिंग, और उसी ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी की सिंपल लाइन है। पहले बताओ ये एनसीईआरटी की लाइन समझ आई कि नहीं? रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का बेसिक फंडा समझ आया कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर लाली लालो करके, लाल कलर के दिलों की बारिश करके ये बताइए कि यहां तक की बात समझ आई कि नहीं। हमारी सेल को जो मसाला चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, किसके लिए? पैसा बनाने के लिए, रोकड़ा बनाने के लिए, ये कंटिन्यूअस चाहिए और उसके लिए O2 चाहिए। और O2 को जब हम यूज करते हैं, उस खाने को बर्न करते हैं, तो CO2 आउट होती है। इस प्रोसेस को हमने ब्रीदिंग कहा, लेकिन इस ब्रीदिंग को ही एनसीईआरटी ने कहा है, दिस ब्रीदिंग इज कॉमनली रेफर्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की अगर हम मेन डेफिनेशन पे जाएं, एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएं, तो उस एक्चुअल डेफिनेशन पे मैं अलग से अभी बताऊंगा। उस रेस्पिरेशन की बायोकेमिकल डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्री वाली डेफिनेशन को अलग से समझाऊंगा। आया ना समझ में? आया ना? ऐसे भी अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। रुकिए जरा, रुको जरा, सब्र तो करो। अभी तो पहली लाइन पे गुजर रहे हैं, पहली लाइन पे गुजर रहे हैं। जरा फिर से ब्रेक लगाते हैं, एक बार कहानी में फिर एक ट्विस्ट लाते हैं। जरा इधर देखिए, कहानी में एक और ट्विस्ट लाते हैं। देखो, एक और हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं, जरा एग्जैक्टली उस पर फोकस करते हैं। ये देखिए, ये है एक डब्बा, ये है एक डब्बा। डब्बा बोले तो ऐसे ही है समझाने के लिए। इस डब्बे में मैंने इस डब्बे में बनाया एक इंसान का पाचन तंत्र। मैंने बनाया इस डब्बे में एक इंसान का, मजा नहीं आया। इधर देखिए, इधर देखिए, कहोगे सर ये हम 10वीं बार बना रहे होंगे ये। अरे कोई नहीं भाई, चित्रों में ही तो जीवन है। जूलॉजी में सारा खेल चित्रों का है, क्योंकि चित्रों से मित्रों को इमेजिनेशन करना आसान हो जाता है। तो आप मेरे मित्र हो, उस मित्रता के लिए आपको ये चित्र और ये इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। छोड़िए इसको, छोड़िए, आप केवल ये समझिए कि जो खाना हमने खाया, जो अन्न हमने खाया, जो अनाज हमने खाया, जो फूड हमने खाया, ये फूड जो हमने खाया है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाया जाएगा। ये फूड जो हमने खाया है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाया जाएगा। मैंने पहले भी बताया था हम खाना क्यों खाते हैं। खाना हम एनर्जी के लिए खाते हैं। अब देखो, ये फूड जो हमने खाया, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होता है। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है फूड को पचाना, एब्जॉर्बेबल बनाना। ये फूड जो हम खा रहे हैं, ये अभी एब्जॉर्बेबल नहीं था। हम जो खाना खा रहे हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूरी, जो भी खा रहे हैं हम, उसके अंदर खाना छिपा हुआ है। उसको हम तोड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, और गन्ने के जूस से जैसा जूस टपकता है, जैसे गन्ने को तोड़ा जाता है और उससे जूस निकाला जाता है, वैसे ही उस फूड के अंदर इस फूड के जूस होते हैं। उस फूड के जूस को हम यहां से खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यहां से इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, उनको हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स थी, प्रोटीन्स टूट के अमाइनो एसिड्स में आ गई, अमाइनो एसिड में आ गई, फैट टूट के फैटी एसिड्स में आ गई।
तो कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स और फैट, ये हमारे तीन मेजर कंपोनेंट है जो एनर्जी गिविंग होते हैं। याद रखेंगे, यही होते हैं एनर्जी गिविंग कंपोनेंट। हमने जो खाना खाया था अभी उससे एनर्जी नहीं मिली है, अभी हमने खाने को पचाया है, हमने एनर्जी खर्च की है। बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल जो थे, हमारे बड़े बड़े जो फूड के मॉलिक्यूल थे, ये देखो, ये फूड का जो मॉलिक्यूल था बड़ा बड़ा, इस बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में हमने तोड़ा है, हमने इसका डाइजेशन किया है, हमने बड़े बड़े फूड के मॉलिक्यूल को अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा है, हमने अभी डाइजेशन करवाया है। क्या करवाया है? डाइजेशन। अब ध्यान से देखिए, जब खाना पच गया तो पचा हुआ फूड हमारी सेल्स में जाता है, हमारी फैक्ट्री में जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये रही मेरी बॉडी में मेरी फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में मैं इस खाने को पहुंचाऊंगा, इस मटेरियल को पहुंचाऊंगा, इस फूड को पहुंचाऊंगा जो कार्बोहाइड्रेट, फैट या अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में थी, इसे मैं अपनी सेल तक पहुंचाऊंगा। ये रही मेरी सेल, जिसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी कहता हूं। यहां पे इसी कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन को, यहां शुगर्स जो थी, जो ग्लूकोज थी, जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है ये, जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, और जो मेरा फैट है। इस फैट को जब मैं टिश्यू पर, जब मैं सेल्स में ले जाता हूं, जैसे मेरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, मेरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए एनर्जी चाहिए, मुझे चलने के लिए एनर्जी चाहिए, मुझे नर्व की एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम ने जो हमने खाना खाया उससे एनर्जी गिविंग कंपोनेंट को, जो एनर्जी देने वाले मसाले हैं, रॉ मटेरियल है, उनको सेल तक भेज दिया वाया ब्लड। ये ब्लड से होते हुए वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। सेल्स में अब देखें, सेल्स में एक सिस्टम है हमारे पास सेल्स तक पहुंचाने के लिए। ये देखिए, अब एक और सिस्टम यहां पे ऐड कर रहा हूं। एक ऐसा सिस्टम नेचर ने हमें दिएला है, एक ऐसा सिस्टम हमें नेचर ने दिएला है। ये देखें, ये ह्यूमन से रिलेट कर रहा हूं मैं, अभी एक जनरल कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रहा मेरा एक स्पेशल स्ट्रक्चर। ये वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो एटमॉस्फेयर से आने वाली, एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज में हेल्प करता है, एटमॉस्फेयर से मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करेगा। ये देखिए, ये अब देखो, अब है क्या, कहानी ये है कि ये रहा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक एयर है ये, और इस एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है। इस एटमॉस्फेरिक एयर में कौन है? इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर से लाई जाएगी, ये ऑक्सीजन इस एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर लाई जाएगी, ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लाई जाएगी और ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचाई जाएगी। ये देखिए, ये सेल्स तक O2 को पहुंचाया जाएगा, ये O2 सेल्स तक पहुंचाई जाएगी। मैंने कहा ये O2 कौन है? ये O2 रॉ मटेरियल है। ये O2 कौन है? ये O2 रॉ मटेरियल की तरह है। ये वो गैस है जो इस कार्बोहाइड्रेट का, ये वो गैस है जो इस शुगर का, अमाइनो एसिड का या फैट्स का ऑक्सीडेशन करती है। क्या करती है? ये इनका ऑक्सीडेशन करती है। और जब ऑक्सीडेशन करती है इसका, तो इसी ऑक्सीडेशन से जनरेट होता है, इस ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है और एनर्जी करेंसी रिलीज की जाती है। वो एनर्जी करेंसी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एटीपी को करेंसी कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है ये? ये है एनर्जी करेंसी।
एनर्जी के लिए करेंसी है। हमारी बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटी के लिए एनर्जी कहां से आती है? इसी एटीपी से आती है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी सेल से एटीपी बनेगा। हर सेल ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट को यूटिलाइज करती है। इसके लिए इसे ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को अंदर लाया जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा और उसके बाद यहां पे बनने वाला एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बॉडी से, इसे इस सेल से बाहर निकाला जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 बाहर निकल करके लंग्स तक पहुंचाई जाएगी। लंग्स तक इस CO2 को वाया ब्लड पहुंचाया जाएगा और फिर वापस इसे लंग्स में ऐड किया जाएगा और फिर लंग्स से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहानी बहुत सिंपल है, हम समझते हैं सिंपल तरीके से। O2 इन, CO2 आउट। आप देखो, O2 का अंदर जाना, CO2 का बाहर निकलना, अल्टीमेटली तो यही है। सिंपल प्रोसेस तो यही है। O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, O2 अंदर लिया, CO2 बाहर निकाला। यही ब्रीदिंग है। इसी को ब्रीदिंग कहते हैं। ये प्रोसेस है जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे पूरी कहानी छिपी हुई है रेस्पिरेशन की। इसी O2 इन, इसी O2 के इन को और CO2 आउट के पीछे जो पूरी स्टोरी छिपी हुई है, वो जो O2 थी वो बॉडी के अंदर आई, वो सेल्स के अंदर पहुंची, ऑक्सीडेशन किया, एनर्जी बनी, लेकिन साथ में हार्मफुल सब्सटेंस CO2 बना जिसका नाम है हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल क्यों है CO2? क्योंकि ये CO2 हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी, हमारे टिश्यूज के अंदर पीएच चेंज कर देती है। उसका पीएच, उसके अंदर एसिडिटी बढ़ा देती है, एसिडिक एनवायरनमेंट बढ़ा देती है, सेल्स का फंक्शन अफेक्ट होता है। इसीलिए CO2 को निकाल देना जरूरी है। CO2 बाहर निकली ब्लड से लंग्स में और लंग्स से बाहर। तो एटमॉस्फेयर से आने वाली O2 और CO2 के इसी एक्सचेंज को ब्रीदिंग कहा जाता है। लेकिन अगर बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की बात करो, जो मैंने अभी आपसे बोला था, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन पे जाना हो, रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेस्पिरेशन की रियल डेफिनेशन जाननी है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन सेल्यूलर प्रोसेस होता है जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, बायोकेमिकल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी in the form of ATP, in the form of ATP is called respiration. अगर रेस्पिरेशन को ट्रू सेंस में डिफाइन करना है तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। बट जनरल सेंस में डिफाइन करना है तो O2 का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना इज जनरली कॉल्ड रेस्पिरेशन, कॉमनली नोन एज, जनरली कॉल्ड ब्रीदिंग एंड कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ये एनसीईआरटी कहती है। लेकिन अगर रियल में रेस्पिरेशन को डिफाइन किया जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलेगी, एक बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन जो सेल्यूलर लेवल पे होता है। डाइजेशन में हमने जो खाना खाया उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ा, टूटे हुए फूड को खून से लेके सेल तक पहुंचाया जाता है
और फिर एक सिस्टम पाया जाता है जिस सिस्टम की मदद से हम ऑक्सीजन को सेल तक भेजते हैं और सेल्स में उसका ऑक्सीडेशन करके एटीपी बनाते हैं। सेल्स से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि हार्मफुल होती है लंग्स तक भेजते हैं और लंग्स से बाहर निकालते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा सिस्टम है जो O2 को यूटिलाइज करता है, CO2 को बाहर निकालता है। सिंपल तरीके से इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं और अल्टीमेटली इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। बट रेस्पिरेशन की जो साइंटिफिक बायोकेमिकल डेफिनेशन है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करना, उसे जलाना और उससे एटीपी निकाल लेना। डन है, क्लियर है, एकदम समझ आ गया है। अब कोई चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क समझ में आ गया है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में जो आपस में डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया है। तो किस कलर का समझ में आया है जल्दी से बता दीजिए। साफ और क्लियर समझ आया है तो फटाफट से बता दीजिए। रेस्पिरेशन इज सेम एज ब्रीदिंग, यस, बट इन नॉट रियल सेंस। रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स हैं, ब्रीदिंग उसी में से एक स्टेप होता है। अभी आप पढ़ोगे स्टेप्स इन रेस्पिरेशन, ह्यूमन के रेस्पिरेशन के 5 मेजर स्टेप्स हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। उसी में ब्रीदिंग एक स्टेप है रेस्पिरेशन का। बट कॉमनली, मैंने कहा कॉमनली रेफर्ड एज रेस्पिरेशन, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी लिखती भी है। जरा देखिए, ये देखिए ना, इधर देखिए, इधर पढ़िए, कहा है एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखिए। एज यू हैव रीड अर्लियर मतलब पुराने जमाने में किसी जन्म में आपने पढ़ा था, किसी जन्म में आपने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती है यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। वो जो ऑक्सीजन थी, वो जो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल था, जो न्यूट्रिएंट आपने खाया था, जो खाना आपने खाया था, जैसे कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में से हमने ग्लूकोज का एग्जांपल ले लिया। उस ग्लूकोज को इनडायरेक्टली टू डिराइव एनर्जी डिराइव करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, CO2 जो होती है, विच इज हार्मफुल, CO2 जो कि हार्मफुल है, इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एबव कैटाबोलिक रिएक्शन। यहां पे लिखा है, ऊपर दी गई रिएक्शन को कैटाबोलिक कहा गया है। वैसे रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक होता है, ध्यान रखेंगे, रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक होता है। रेस्पिरेशन एक तरीके का एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है, एम्फीबोलिक होता है, ध्यान रखेंगे। एम्फीबोलिक का मतलब होता है मेरे बच्चे, एम्फीबोलिक का मतलब होता है एनाबोलिक भी होता है और कैटाबोलिक भी होता है। एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों होता है, एम्फीबोलिक होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है एबव रिएक्शन। एबव रिएक्शन का मतलब जब हम बात करते हैं ग्लूकोज के टूटने की, जब ग्लूकोज के टूटने की बात की जाती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे जलाया जाता है, तो ये जो ग्लूकोज होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, CO2 और H2O में टूट जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है, ये जो प्रोसेस दिख रहा है, इसे हम कैटाबोलिक कह सकते हैं। कैटाबोलिक का मतलब होता है काटा मतलब जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में काट दिया जाता है, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में काट दिया जाता है तो उसे काटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब ये जो प्रोसेस आप यहां देख रहे हो, इस ग्लूकोज को CO2 और H2O में तोड़ने के प्रोसेस को हम काटाबोलिक रिएक्शन कह रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। लेकिन अगर पूछा जाए रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस एक एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन एक एनाबोलिक प्रोसेस भी है और कैटाबोलिक भी है। ये आप बॉटनी में पढ़ोगे बेटा, ध्यान से पढ़िएगा।
बॉटनी में आपको पढ़ाया जाएगा कैटाबोलिक एनाबोलिक दोनों तरीके का प्रोसेस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बात इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? जल्दी से बताइए, बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? कैटाबोलिक एनाबोलिक में डिफरेंस समझ में आ गया? कैटा मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलो बेटा, साफ साफ बता दो ना, बता दो ना। अरे यार कैसे कैसे लोग आ जाते हैं क्लास में, ना पढ़ना है ना लिखना है, जो पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब करने चले आते हैं, जबकि इन लोगों के लिए ही कुछ स्पेशल बैचेस बनाए जाते हैं इन लोगों को भेजने के लिए, ताकि आप वहां जाएं, अपने जीवन के सारे सुख वहां प्राप्त करें, चरम सुख की प्राप्ति करें वहां जा करके। लेकिन हम गरीबों के बीच में आकर के, लेकिन ये लोग महात्मा हैं, ये लोग साधु हैं, पिछले जन्म में ये लोग कोई अच्छी आत्मा थे, इस जन्म में हमें आशीर्वाद देने आए हैं ये लोग। इस जन्म में हमें हमारे यकीन 2026 बैच में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए प्रणाम किया जाए इन लोगों को, प्रणाम करें और इन लोगों से बोले, ओ स्त्री दोबारा मत आना, ओ स्त्री दोबारा प्लीज मत आना, हमें पढ़ने और पढ़ाने दो, हमें पढ़ने दो बेटा। तो कहता है क्या, कहता है पॉइंट, देयरफॉर एविडेंट दैट O2 इज, हमारे शरीर में O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोवाइडेड टू द प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स शुड बी रिलीज्ड आउट। O2 को आने देना चाहिए और CO2 को बाहर जाने देना चाहिए। फिर कहता है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड CO2। ये देखे असली लाइन तो ये लिखी है, लिखा है ये कहानी में लिखा है साफ साफ कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से O2 का एक्सचेंज और CO2 को रिमूव करने के इस प्रोसेस को ही ब्रीदिंग कहते हैं, और उसी ब्रीदिंग को कॉमनली रेफर्ड एज रेस्पिरेशन, उसी ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर कहता है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट एंड यू कैन फील चेस्ट। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, चेस्ट पे हाथ रखोगे आपको लगेगा कि आपकी सांस आगे भी जा रही है, आपकी सांस पीछे भी जा रही है, आगे पीछे पीछे आगे, आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये बताता है कि आप जिंदा हैं, बस सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि आप जिंदा हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिंदा है और आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हैं, यही कह रहा है ये लाइन। इस लाइन में और कुछ नहीं है और कछु भी नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये जो बच्चे कह रहे हैं नोट करना है, नोट कर लो भाई, नोट्स तो जरूरी है, नोट बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जो लोग नहीं नोट किए हैं नोट कर लीजिए, नोट करिए। फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे और एनिमल्स में भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसके बारे में तो बात करनी है जल्दी जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फटाक से, जल्दी से नोट कर लो मेरा बच्चा, जल्दी से। वेरी गुड, शाबाश। देखिए नोट कर लिया सबने, डन है? चेस्ट नहीं हिल रहा बेटा बच्चे का चेस्ट, सांस लो, तेजी से सांस लो, ऐसे सांस लो फिर छोड़ो, चेस्ट हिल ही नहीं रहा है, ये कौन सी बात है? टाइटनेस इन चेस्ट मींस सम प्रॉब्लम इज देयर, इफ देयर इज टाइटनेस इन चेस्ट देयर मे बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, बच्चा कह रहा है उसका चेस्ट ही नहीं हिल रहा है, गलत जगह हाथ लगा दियो इसका गलत जगह टच कर रहे हो, चेस्ट को गलत जगह समझ लियो हो, चेस्ट गलत जगह हो गई है तुम्हारी, तुम गलत जगह टच कर रहे हो, सुधर जाओ, सही जगह हाथ लगाओ बेटा अब चलो, अब आगे बताता हूं कुछ और बातें, थोड़ा और पढ़ लो भाई, अभी और पढ़ना बाकी है। देखिए इधर, देखिए इधर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब आता है अगला टॉपिक, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। ध्यान से सुनिएगा, पूरे एनिमल वर्ल्ड में आप देखोगे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल की तरह हम बढ़ते गए हैं, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते गए हैं।
मल्टी सेलुलर है कोई, तो किसी के पास टिश्यू बन गया, फिर टिश्यू से ऑर्गन बन गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया, तो ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग पाया जाता है। किसी के पास खाली सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के पास मल्टी सेलुलर और टिश्यू भी प्रेजेंट है, और किसी के पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो अगर हम एनिमल वर्ल्ड में बात करें, जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन की जरूरत हम सबको है, एनर्जी की जरूरत हम सबको है, और उसी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल डिपेंड्स अपॉन कहां कौन रहता है। याद रखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन, पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाए तो इट डिपेंड्स अपॉन the respiratory, which type of respiratory organ is present in which type of animal. It depends upon किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चों? ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसका लेवल कैसा है, कौन कहां रहता है। हैबिटेट का मतलब उसका वास स्थान कैसा है, उसका निवास स्थान कैसा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां रहता है। मतलब वो वाटर में रहता है, एक्वाटिक लाइफ है, या लैंड पे रहता है, लैंड पे रहता है या एयर में रहता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जहां रह रहा है उसी हिसाब से उसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसने अडेप्ट कर लिया है हैबिटेट के बेसिस पे। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। केवल सेल्यूलर सेल्स, मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, टिश्यूज नहीं होते, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो कहीं टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। आपसे कोई कहे कि ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, आप कहोगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि खाली मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू नहीं बन पाया, या फिर टिश्यू भी बना लिया है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर ऑर्गन भी बना लिया है ऑर्गन सिस्टम। तो एनिमल वर्ल्ड के जितने एनिमल्स हैं उन सब का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन धीरे 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 सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता चला गया है। पोरीफेरा से शुरू हुए हैं हम लोग, कॉर्डेटा तक पहुंच गए हैं। पोरीफेरा स्पॉन्जेस से शुरू किए, हम तक पहुंच गए एनिमल्स में कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में मैमेलिया, और मैमेलिया में ह्यूमंस तक पहुंच गए। तो जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और जैसा वास स्थान वो जहां रहते हैं उस घर पे डिपेंड करेगा कि उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस लेवल का होगा। देखिए उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा वो इन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं, मैं पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूं। थोड़ा नींद आ रही होगी, थोड़ी थकावट, थोड़ा कमर में दर्द, थोड़ा बोरियत सी हो रही होगी, अरे यार मैडम ने तो हमें पढ़ाया था, अरे यार सर ने तो हमें ये नहीं पढ़ाया था, ये क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि पूरे सब्जेक्ट पे इन डेप्थ कमांड आपकी हो। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो यही नोट्स काम में आएगी, वो दर्द काम में नहीं आएगा जो दर्द आपको हो रहा है। उस दर्द में कितनी देर आप बैठे रह गए और कितना उस दर्द को झेलने की आपकी रेजिस्टेंस है वो काम में आएगी। चलते हैं, आइए इधर। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले ग्रुप ऑफ एनिमल से। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ पोरीफेरेंस, आप देखो इन केस ऑफ पोरीफेरेंस स्पॉन्जेस की बात करूं, सारे एक्वाटिक होते हैं, सारे स्पॉन्जेस एक्वाटिक, सब पानी में रहते हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैं सीलेंट्रेट्स की बात करता हूं, ये सब लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, सीलेंट्रेट्स की बात करता हूं, टीनोफोरंस की बात करता हूं, टीनोफोरा, सीलेंट्रेट का रिश्तेदार टीनोफोरंस जिन्हें कहते हैं, और हेलमिन्स की बात करता हूं। तो इनके मोस्ट मेंबर्स आप देखोगे ये सब के सब एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली पानी में या पानी के आसपास पाए जाते हैं। इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अपने बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन करते हैं। दे रेस्पायर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी
सरफेस, अपनी बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करके इनकी बॉडी की हर सेल ऑलमोस्ट रेस्पायर कर लेती है। बॉडी सरफेस पे जो सेल्स होती हैं तो वो जनरल बॉडी सरफेस से बाय सिंपल डिफ्यूजन, केवल डिफ्यूजन करके ये अपने आसपास से गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं, डिफ्यूजन करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाऊं, आप अगर किसी एक स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो ये रहा एक एग्जाम्पल जिसको हम समझ लेते हैं, ये रहा कोई एक वास जैसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कोई एक वेसिल होती है, उस वेसिल जैसा दिखने वाला ये ऑर्गेनिज्म है, वेसिल की तरह इसकी बॉडी होती है। आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी कि स्पॉन्जेस मूव नहीं करते, सेसाइल एनिमल्स होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये स्पॉन्ज मूव नहीं करते। हमने एग्जाम्पल ले लिया स्पॉन्जेस का। इस स्पॉन्ज के शरीर पे आप देखोगे यहां पे केवल सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी में आपको सेल्स के लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ये इनके बॉडी की सेल्स, कवरिंग पे पाई जाने वाली सेल्स होती है। ये देखिए, ये जो सेल्स आप देख पा रहे हो, यही सेल्स इनकी जनरल बॉडी सरफेस बना रही हैं। अपने चारों तरफ से ऑक्सीजन को ये सेल्स डायरेक्टली, यहां से ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेती हैं और CO2 को डायरेक्ट बाहर निकाल देती। इनकी बॉडी की जितनी भी सेल है यही काम कर रही है। ये सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल है। इसमें ऑक्सीजन इन और ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, सीधा बॉडी सरफेस से ही हो जा रही है। हाई टू लो बॉडी में हाई CO2 होती है, इनके बॉडी में हाई CO2 होती है, हाई CO2 होती है। और बॉडी से बाहर हाई O2 होता है। और डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में कोई भी चीज अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। डिफ्यूजन का प्रोसेस मतलब क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जाती है, तो हाई O2 अपने से लो O2 की तरफ जाती है, हाई CO2 अपने से लो CO2 की तरफ जाती है। इधर लो CO2 है, इधर लो O2 है। इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है डिफ्यूजन का। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज या डिफ्यूजन। तो आप देख सकते हैं इनके पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस से ही गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो चाहे वो पोरीफेरन हो स्पॉन्जेस, चाहे वो सीलेंट्रेटा हो, चाहे वो टीनोफोरा हो, चाहे वो हेलमिंथ हो, नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए ये बॉडी सरफेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एनिमल्स एवॉल्व होते गए, जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया, तो उन एनिमल्स ने अपने बॉडी में नए नए सिस्टम्स बनाने शुरू किए, नए नए मॉडिफिकेशंस करने शुरू किए। अगर आप देखोगे इसके अगले ग्रुप में चलते हैं, जैसे इसके बाद आता है फाइलम एनीलिडा के मेंबर्स। फाइलम एनीलिडा, तो एनीलिडा के जो मेंबर्स थे, फॉर एग्जाम्पल एनीलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। केवल अर्थवर्म का नाम सुन के ही आपको कई सारे कैरेक्टर्स ध्यान में आ जाने चाहिए कि अर्थवर्म जो होता है, एनीलिडा जो होता है, ये एक ऐसा एनिमल होता है जिसकी बॉडी में ढेर सारे सेगमेंट्स होते हैं। ये सिलिंड्रिकल बॉडी वाला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला एनिमल है। इसे हायर इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। ये एनीलिडा अर्थवर्म है। इस अर्थवर्म के बॉडी पे ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एनीलिडा का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है और ये हायर इनवर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स जो अभी पढ़ा था, एनीलिडा के मेंबर्स लैंड पे भी रह सकते हैं और कुछ मेंबर्स वाटर में भी रहते हैं। तो पानी पे भी है, लैंड पे भी। एडेप्टेशन क्या करी? इसके पास पाई जाती है मॉइस्ट क्यूटिकल। ये देखो, इसकी जो स्किन होती है इसमें पाई जाती है मॉइस्ट क्यूटिकल। कैसी होती है? मॉइस्ट क्यूटिकल होती है।
और इसी क्यूटिकल में ढेर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ब्लड सप्लाई पाई जाती है, जो इसी स्किन से O2 को अंदर आने के बाद CO2 को बाहर निकालने में मदद करती है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, जैसे फ्रॉग की स्किन होती है वैसे ही इनकी भी स्किन होती है। इनकी स्किन में क्यूटिकल पाई जाती है और वो क्यूटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करती है, ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने को। इसे भी स्किन रेस्पिरेशन फ्रॉग के क्यूटेनियल रेस्पिरेशन से कंपेयर कर सकते हो। और याद रखेंगे इनमें रेस्पिरेशन क्यूटेनियल या मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है, तो लिखेंगे दे रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल जो कि थिन होती है, हाईली वैस्कुलर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली वैस्कुलर होती है। कोई पूछे वैस्कुलर का मतलब क्या होता है तो आप बता सकते हो हाईली वैस्कुलर का मतलब दैट इज प्रोवाइडेड विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इनके अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, प्रोवाइडेड विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो आप अर्थवर्म के शरीर में गैसियस एक्सचेंज O2 इन और CO2 आउट देखोगे स्किन से होता है। स्किन में खूब सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे ये ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर सकता है। इससे पहले का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल था, अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। एनीलिडा में ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, लिख सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑर्गन सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स भी बन चुकी हैं। अगर वहीं हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में जाते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में जाते हैं, कॉकरोच में हमने पढ़ ही लिया है। बाकी और भी आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करता हूं यूजुअली तो इनमें नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाई जाती हैं जिन्हें ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाई जाती हैं जिन्हें ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। स्पाइरेकल्स पढ़े थे हम लोगों ने, ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा आर्थ्रोपोड्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ट्रैकियल सिस्टम से होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स से होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड हैं जैसे एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की अगर मैं बात करता हूं, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की मैं बात करता हूं, या फिर मोस्ट ऑफ द मोलस्क की बात करता हूं, मोस्ट मोलस्क की बात करता हूं, तो दे रेस्पायर बाई गिल्स। इनके पास पानी में रहने के लिए गिल्स बन चुकी है। दे हैव रेस्पिरेशन बाई गिल्स। और एनसीईआरटी में उसी गिल्स के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी लिखा है। छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं या मोलस्का होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है आप बताओगे? गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। अगर मैं कहूं कुछ आर्थ्रोपोड जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड या इन केस ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, अगर मैं स्कॉर्पियन की बात करता हूं, स्कॉर्पियन की बात करता हूं या फिर स्पाइडर की बात करता हूं, इनके पास पाए जाते हैं बुक लंग्स। ये याद करने वाले पॉइंट हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें एक लिम्यूलस होता है, आपने नाम सुना होगा लिम्यूलस का, जिसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। इसे किंग क्रैब कहते हैं। ये एक्वाटिक होता है, इसके पास भी बुक गिल्स पाए जाते हैं। तो मैं कहना यह चाहता हूं एनिमल वर्ल्ड में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर धीरे 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 जैसे जैसे एनिमल्स एडवांस होते गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मॉडिफिकेशन होते चले गए।
पानी में रहने वालों के पास गिल्स पाई जाती है, लैंड में रहने वालों के पास लंग्स पाई जाती है। एक खास चीज देखने को मिल रही है, स्कॉर्पियन स्पाइडर जो आर्थ्रोपोडा के टेरेस्ट्रियल मेंबर हैं, लैंड वाले मेंबर हैं, इनके पास बुक लंग्स पाई जाती है। और लिम्युलस नाम का एनिमल जो होता है, जो कि एक लिविंग फॉसिल भी है, इसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी, ये किंग क्रैब होता है और इसके पास बुक गिल्स पाई जाती है। अब आप कहोगे बुक लंग और बुक गिल्स क्या होती है? तो बुक लंग और बुक गिल्स एक बुक जैसा स्ट्रक्चर, फाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा लंग्स, हमारे लंग्स अलग अलग आपने देखे, दो इधर साइड में होते हैं, एक इधर, इनके लंग्स जो होते हैं ऐसे बंद किताब की तरह होते हैं। जैसे एक बंद किताब हो वैसे ये खुली किताब है, ये बंद किताब है। तो जब इस किताब को ओपन करोगे तब इनके लंग्स खुल के दिखाई देंगे, अदरवाइज ये ऐसे बंद क्लोज्ड बुक की तरह दिखाई देते हैं। इसलिए इस फाइल लाइक या बुक लाइक स्ट्रक्चर को हम बुक लंग या बुक गिल्स कहते हैं। पानी में रहने वाला आर्थ्रोपोड है, उसमें गिल्स है, लिम्युलस में बुक गिल्स होती है, और स्कॉर्पियन स्पाइडर में बुक लंग्स पाए जाते हैं। ये स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। अगर जनरल मोलस्का में पूछा जाएगा तो गिल्स बताओगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड में पूछेगा गिल्स बताओगे, मेजर आर्थ्रोपोड्स में पूछेगा, मोस्ट आर्थ्रोपोड्स में पूछेगा तो मोस्ट आर्थ्रोपोड में आप बताओगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स पाई जाती है, ट्रैकियल सिस्टम पाई जाती है। मोस्ट आर्थ्रोपोड में ट्रैकियल सिस्टम, मोस्ट मोलस्क में गिल्स, स्कॉर्पियन स्पाइडर में बुक लंग्स होती है, लिम्युलस में बुक गिल्स होती है। ये सारे नॉन कॉर्डेटा के स्पेशल फीचर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, एम्बुलैक्रल सिस्टम पाया जाता है। अगर एकाइनोडर्म का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्म्स में पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। याद करने वाले पॉइंट हैं, एनिमल किंगडम में ये वापस फिर से आएंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात होगी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसे अम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ये नीट में सवाल पूछा था। एम्बुलैक्रल सिस्टम नीट 2025 का क्वेश्चन था ये, कि ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में रोल प्ले करता है? तो रेस्पिरेशन में तो करता ही है, लोकोमोशन और फूड कैप्चर में भी करता है, बट एक्सक्रीशन में रोल प्ले नहीं करता। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, ये हेल्प करता है फूड कैप्चर में। तो एकिनोडर्म में रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। आर्थ्रोपोड में क्या होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। मोलस्का में क्या होता है? गिल्स होती है। लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन पूछ दिया, स्पाइडर स्कॉर्पियन में बुक लंग्स होता है, लिम्युलस में बुक गिल्स पाई जाती है। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर याद रखने होंगे। एनिलिडा जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ब्लड वेसल्स बन गई हैं, स्किन से गैसियस एक्सचेंज करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल से गैसियस एक्सचेंज करता है, जो कि हाईली वेस्कुलर होती है, जिनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे एनिमल्स, जैसे कि मछलियों में फिशेस की बात करता हूं, तो फिशेस में गिल्स पाई जाती है। एम्फीबियंस में याद करो, फ्रॉग का पढ़ाया हुआ है। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग, इनके लार्वा में गिल्स होती है, लेकिन जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स में पाई जाती है। 3 तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। एक होता है मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन से करते हैं। एक होता है लंग्स से कर सकते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स से भी कर सकते हैं। और तीसरा मैंने फ्रॉग में बताया था, बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं एम्फीबियंस में। फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा था, टैडपोल लार्वा जो था, लार्वा ऑफ फ्रॉग, ये गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करता हूं, बर्ड्स की बात करता हूं, मैमल्स की बात करता हूं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड
मैमल्स मतलब हम लोग की बात करता हूं तो हम सभी लोग ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं। हम लोग क्या कहे जाते हैं? वी आर वेल डिफाइंड ट्रू लैंड वर्टिब्रेट। तो चाहे हमारे ग्रुप में चाहे कोई पानी में रहता भी हो, ब्लू व्हेल ही क्यों ना हो, हम लोगों की लाइफ को सबसे पहले हम लोगों ने अडेप्ट किया था। ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं हम लोग। वी आर कॉल्ड ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। हम सभी लोग ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहे जाते हैं। हम लोग के पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेशन हम लंग्स से करते हैं। लैंड पे रहने वालों के लिए रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो फिशेज में गिल्स पाई जाती है, एम्फीबियंस के अडल्ट में स्किन, लंग्स और बक्कल कैविटी भी पाई जाती है। लार्वा जो फ्रॉग का होता है उसमें टैडपोल में गिल्स पाई जाती है। लेकिन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स इन्हें ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। और लैंड लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है, लैंड लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है रेस्पिरेशन बाय लंग्स, जिसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन या लंग्स रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम सभी के पास वेल डेवलप्ड चीजें हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दो बातों पर डिपेंड करते हैं। हैबिटेट मतलब हम कहां रहते हैं, और दूसरा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हम पानी में रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम एयर में रहते हैं। हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होते हैं। हम लोगों ने अपने सारे सिस्टम को उसी अकॉर्डिंग बनाया है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हमने सिस्टम को उसी अकॉर्डिंग बनाया है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जनरल बॉडी सरफेस से होते हैं। एनिलिडा में स्किन से होता है जिसे हम मॉइस्ट क्यूटिकल कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में अलग अलग टाइप के हैं लेकिन मेनली ट्रैकियल सिस्टम है। मोलस्का में गिल्स है। एकिनोडर्मेटा जो इनवर्टिब्रेट का फाइला है, उस एकिनोडर्मेटा में एम्बुलैक्रल सिस्टम पाया जाता है। कॉर्डेट्स में यूजुअली अगर आप देखोगे जो पानी में रहने वाले लोग हैं उनमें गिल्स पाई जाती है, और जो लैंड पे रहने वाले हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं। फ्रॉग स्पेशल केस है और फ्रॉग के बारे में हमने सारा डिटेल पढ़ा हुआ है। मतलब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स और रेस्पिरेशन का कंसेप्ट होता क्या है, ये आइडिया आपको लग गया होगा। इसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें कल मिलना होगा इसी चैप्टर में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है, उन चीजों के बारे में कल बात करेंगे। आज की कहानी को यहीं समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन आपको मुझे यह बताना होगा कि यहां तक की बात बिल्कुल साफ साफ समझ आई है, और समझ आई है तो लाल कलर के, पिंक कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए, ताकि हम इस कहानी को यहीं पे आज विराम दे देते हैं। आज इस कहानी को स्टॉप कर देते हैं। ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की लाइनों वाला आपको याद करना होगा। ये आपकी प्यारी एनसीईआरटी देवी है जिसको आपको रीडिंग कर लेनी है। एक रीडिंग जरूर लगाते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए, और आगे ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जो सारे मैंने पढ़ाए हैं उसका टेबल फॉर्मेट है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पे सब कुछ मेंशन किया है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, फ्लैट वॉर्म जिन्हें हेल्मिन कहा जाता है, इसमें सिंपल डिफ्यूजन होती है। अर्थ वॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। इन सेक्टा के मेंबर्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिसे ट्रैकियल ट्यूब या ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन गिल्स होती है। मछली में गिल्स होती है। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स होती है। लेकिन फ्रॉग में खास है, फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स भी पाई जाती है। तो ये टेबलवा याद कर लीजिएगा। आज आप सभी लोगों को शाम को एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर के 70 क्वेश्चन आपको भेजूंगा। आप उनको टेलीग्राम से सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। मैंने आप सभी लोगों को टेलीग्राम की आईडी भेजी हुई है, इसलिए टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। जाते जाते अपने ड्यूटी लेते जाइए, अपना होमवर्क लेते जाइए। ये आपके लिए ड्यूटी टाइप है। ड्यूटी टाइम एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए। आज आपको डीपीपी नहीं मिलेगी, नो डीपीपी फॉर टुडे क्लास। आज डीपीपी नहीं है,
आपको शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। आज डीपीपी के बजाय आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। आज आपको क्लास के एंड में शाम को मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक शीट प्रोवाइड कर दूंगा फॉर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रीवियस चैप्टर था उसका क्वेश्चंस, प्रीवियस चैप्टर के प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। आप उस प्रैक्टिस शीट को सॉल्वेंद्र बाहुबली कर लीजिएगा और मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहिएगा। कल पढ़ते हैं ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। कल बात होगी बहुत धमाकेदार, ह्यूमन का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी बातें कल हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। कुछ बच्चे डाउट्स के बारे में बोल रहे थे, जरा डाउट भी देख लेते हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं डाउट्स के लिए वो लोग रुक जाएं, डाउट कर लेते हैं। ट्रू लैंड वर्टिब्रेट क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है। ट्रू लैंड वर्टिब्रेट का मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड लाइफ के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। लैंड पे रहने के लिए, जमीन पर रहने के लिए, थल पर रहने के लिए, थाला फॉर द रीजन नहीं, थल पर, लैंड पर रहने के लिए पूरी तरह अडेप्टेड हैं, उन्हें हम ट्रू लैंड वर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे स्नेक है, स्नेक ट्रू लैंड वर्टिब्रेट है। क्रोकोडाइल लैंड पे रहने वाला वर्टिब्रेट है, हम लैंड वर्टिब्रेट कहे जाते हैं। क्रोकोडाइल पानी में भले जाता होगा लेकिन रेस्पिरेशन के लिए उसे लंग्स चाहिए। ब्लू वेल मैमल है, वो भी एक ट्रू लैंड वर्टिब्रेट से ही एवॉल्व हुई है। ब्लू वेल पानी में भले रहती है लेकिन रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाई जाती है। अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनिमल किंगडम हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम उसे भी पढ़ रहे हैं। सर मच्छर कैसे करता है रेस्पिरेशन? ट्रैकियल सिस्टम से करता है रेस्पिरेशन। मच्छर रेस्पिरेशन बाई ट्रैकियल सिस्टम। वेरी गुड। सर बैच में भी अपलोड करवा दीजिए। करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे बेटा। आप सर ऐप पर भी क्वेश्चन भेजना, भेज देंगे। एग में रेस्पिरेशन कैसे होता है? एग डिपेंड करता है एग है किसका। एग डिपेंड करता है एग किसका है, ये उस बात पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे। न्यू एनसीईआरटी में ये टेबल नहीं है भैया, एनसीईआरटी का नहीं है, ये मैंने आपके लिए बना के दिया है, आप सभी लोगों के लिए कुल्फी जमा के दिए, बस आपको खानी है। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं, पुरानी में भी नहीं है, ये केवल आपको जमी जमाई दी है ताकि आप उसे खा सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो इस्तेमाल करते रहें, पढ़ते रहें, आगे अभी बहुत सारी बातें पढ़नी है। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे, कुछ टर्म्स अभी आगे आपको पढ़ना है, इसलिए अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दिलों की बारिश लेते जाइए और जाते जाते अपने दिलों की बारिश करते जाइए। समाप्त करते हैं आज की कक्षा को, मिलते हैं कल की क्लास में। आपको जो भी डाउट हो मेरे को पर्सनली भी भेज सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर आप मेरे से कनेक्टेड रहो, क्योंकि टेलीग्राम को मैं दिन भर में एक बार जरूर देख लेता हूं। टेलीग्राम पे जाकर के मैं दिन भर में एक बार जरूर देख लेता हूं। तो अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, अगर टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो आप मुझे वहां पे डाउट्स भेजिए। कोई ना कोई टाइम ऐसा जरूर होगा, मैं आपको रिप्लाई भेजूंगा और 100% भेजूंगा। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का एक ही सपना है कि आप मेडिकल कॉलेज पहुंच जाए। नीट 2026 क्वालिफाई करके अगले साल मेडिकल कॉलेज जाना, ये केवल आपका ही नहीं, ये मेरा भी सपना है, आपके पेरेंट का, आपका और हमारा, हम सब का सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हम दोनों को मिलकर के काम करना होगा। दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएंगे। हम घबराएंगे नहीं, गलतियां हमसे जरूर होंगी, कमियां जरूर होंगी, लेकिन उन कमियों से आगे हम बढ़ते जाएंगे, आगे हम बढ़ते जाएंगे, कदम मिलाकर चलते जाएंगे। लव यू है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी के बेहतरीन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। थैंक यूज, बाय बाय, टाटास, लव यूज।